गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे विलयन का, और ये बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस खंड में विलयन के सांद्रण की इकाइयों का हम लोग अध्ययन किए। विलयनों के सांद्रण को भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, मोल प्रभास, मोलरता, मोललता में व्यक्त किया जाता है। इनके क्या सूत्र हैं, इनको याद कर लें, और एक अंक की गणनाएं इनसे संबंधित पूछी जा सकती हैं। इनका अच्छी तरह से अभ्यास कर लें। आगे के अध्ययन में सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड 9 प्रकार के विलयन अध्ययन किया गया था। प्रकार में आप जान पाए कि विलयन के 9 प्रकार होते हैं। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के कौन कौन से विलयन होते हैं अध्ययन में आया। विलेय गैस हो और विलायक द्रव हो तो ये गैसों का द्रव में विलयन कहा जाएगा। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि गैसें द्रव में एक निश्चित मात्रा में विलेय होती हैं। यदि विलायक जल हो और विलेय अमोनिया गैस हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जल में सर्वाधिक विलेय गैस होती है अमोनिया। फिर से सुन लें, जल में सर्वाधिक विलेय गैस होती है अमोनिया, और एसटीपी पर एक आयतन जल का अमोनिया के 1300 आयतन को घोल लेता है। यानी जल के एक आयतन में अमोनिया के 1300 आयतन घुल जाते हैं, विलेय हो जाते हैं। और जल में सबसे कम विलेय गैस है हीलियम। अक्रिय गैस है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान। आपको याद है हीलियम He, ये जल में सबसे कम विलेय होती है। और जल के एक आयतन में हीलियम के 0.01 आयतन, जल के एक आयतन में हीलियम के 0.01 आयतन विलेय होता है। ये बहुत कम विलेय है। विलेयता गैसों की विलायकों में, द्रवों में विलेयता इसके अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये बुनसन ने अवशोषण गुणांक को परिभाषित किया था, और इनके अनुसार निश्चित ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुलित गैस का एसटीपी पर भार, एसटीपी पर आयतन, भार नहीं, एसटीपी पर आयतन, इसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। एक बार फिर से सुन लें, बुनसेन के अनुसार निश्चित ताप पर तथा एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुलित गैस का एसटीपी पर आयतन, यह अवशोषण गुणांक कहलाता है। अगर सूत्र के रूप में अवशोषण गुणांक को लिखा जाए तो अल्फा इक्वल टू V0 अपान PV, अल्फा इक्वल टू V0 अपान PV। और V0 क्या है? गैस का घुलित आयतन है, P गैस का आंशिक दाब है, और V विलायक का आयतन है। इसका क्या महत्व है गैसों की जल में या द्रव में विलेयता का? तो कई ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं हमारे दैनिक व्यवहार में जिसे आप समझ सकते हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो जलीय प्राणी हैं, जलीय जीव जंतु हैं, वो इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि जल में वायु, ऑक्सीजन घुली रहती है, और इसी घुलित ऑक्सीजन का श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं। तो एक महत्व यह है। और दूसरा, जितने शीतल पेय पदार्थ होते हैं, ठंडे शीतल पेय, कोला और तमाम स्प्राइट वगैरह आप पीते रहते हैं, जानते हैं। शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल में घुली रहती। तो शीतल पेय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये लैब में बहुत उपयोगी द्रव है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनिया गैस जल में घुली रहती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते होंगे, ये Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जलीय विलयन है। तो आप जान पाए कि गैसों की
विलायकों में विलेयता का क्या महत्व है। अब देखते हैं कि विलेयता को कौन कौन से गैसों के विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो एक है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, गैस और विलायक की प्रकृति क्या है। कई गैसें ऐसी हैं जो अत्यधिक विलेय होती हैं, कई गैसें ऐसी हैं जो कम विलेय हैं, कई विलायक ऐसे हैं जिनमें गैसें बहुत अधिक विलेय हो जाती हैं, और कई विलायक ऐसे हैं जिनमें गैसें कम विलेय होती हैं। जैसे आसानी से द्रवित हो जाने वाली या जल से क्रिया कर लेने वाली, संयोग कर लेने वाली गैसें अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जल में अत्यधिक विलेय हैं, और जो जल से क्रिया नहीं करती हैं वो बहुत कम विलेय हैं। ताप देखा जाए, टेम्परेचर, तो ताप वृद्धि से गैसों की द्रवों में विलेयता घटती है। यदि दाब देखा जाए तो दाब वृद्धि से गैसों की विलायकों या जल में विलेयता बढ़ती है। तो आपको याद रखना है, ताप वृद्धि से गैसों की जल में विलेयता घटती है, जबकि दाब वृद्धि से विलेयता बढ़ती है। दाब वृद्धि की गैसों की विलेयता पर क्या प्रभाव है, इसे समझाने हेतु हेनरी ने, वैज्ञानिक हैं, हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम, निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस दाब के समानुपाती होता है। यानी विलेयता दाब के समानुपाती होती है। जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाएंगे विलेयता बढ़ती जाएगी। हेनरी नियम के अनुसार m प्रोपोर्शनल टू p, m है घुलित गैस का द्रव्यमान और p है गैस का दाब। अब यदि नियतांक को हटा दें तो m इक्वल टू Kp और K है स्थिरांक। यदि सूत्र में गैस का विलयन में मोल प्रभाव लिया जाए और P के स्थान पर वाष्प दाब का प्रयोग करें तो P प्रोपोर्शनल टू X, दाब अनुक्रमानुपाती होगा मोल प्रभाज के, या P इक्वल टू KH इंटू X, जहाँ KH बराबर होगा P अपान X। और प्यारे बच्चों KH क्या है, ये KH है हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक या इस सूत्र से संबंधित गणनाएं कैसे हल की जाती हैं ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि हेनरी नियम की सीमाएं हैं, ये सामान्य गैसों के लिए नियम नहीं है। हेनरी नियम की क्या सीमा है, हेनरी नियम आदर्श गैसों पर लागू होता है, आदर्श गैसों पर। और आपको जानकारी है कि वर्तमान समय की ज्ञात गैसों में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, और यदि गैस आदर्श होगी तब हेनरी नियम लागू होगा। और दूसरा, गैस की विलायक से क्रिया नहीं होनी चाहिए। जैसे अमोनिया जल से क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, यह Cl गैस जलीय विलयन में H+Cl- में टूट जाती है। इन गैसों पर हेनरी नियम का प्रयोग नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगी, ये लागू नहीं होगा। ये आदर्श गैसों के लिए है और गैस को विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। चलिए इसके आगे का अध्ययन अगले वीडियो में आपको समझाएंगे, इसको लिख लीजिएगा, तैयार करते रहें। धन्यवाद।